हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे चुंबकत्व भाग 3 का टॉपिक, जिसमें हमारा टॉपिक है भूचुंबकत्व जियोमैग्नेटिज्म। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये बोलता है कि पृथ्वी जो होती है वो चुंबक के भांति क्या करती है, व्यवहार करती है। किसकी भांति? चुंबक की भांति। पृथ्वी जो होती है वो चुंबक की भांति व्यवहार करती है, व्यवहार करती है। तो इस कथन को किसने बताया कि पृथ्वी जो है चुंबक के भांति व्यवहार करती है? तो गिलबर्ट नाम के साइंटिस्ट ने ये बताया। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, पृथ्वी चुंबक के भांति व्यवहार करती है, किस साइंटिस्ट ने बताया था? गिलबर्ट नाम के साइंटिस्ट ने। इतना समझ में आ गया। तो पृथ्वी चुंबक के भांति व्यवहार करती है, इसका मतलब क्या होगा? उसमें दो ध्रुव होंगे, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। सबसे पहले देखते हैं, पृथ्वी की भौगोलिक संरचना की दृष्टि के हिसाब से देखा जाए तो एक जो होता है भौगोलिक उत्तरी ध्रुव होता है, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है? भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। समझ में आ गया। तो यहाँ पे जीएन जो है जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल है, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव। इतना क्लियर है? ठीक है। अब आगे देखिए, दूसरा जो होता है जीएस, वो होता है भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव होती है, जियोग्राफिकल साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव। इतना क्लियर हो गया। तो भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव से जो अक्ष होकर गुजरती है, उस अक्ष को बोला जाता है जियोग्राफिकल एक्सिस। जियोग्राफिकल एक्सिस मतलब होता है भौगोलिक अक्ष, भौगोलिक अक्ष। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो ये हो गया भौगोलिक संरचना के हिसाब से। अब देखिए, पृथ्वी चुंबक की भांति व्यवहार करती है, तो पृथ्वी का भी कितना ध्रुव होगा? दो ध्रुव होगा। ठीक है। तो जहाँ पे भौगोलिक उत्तरी ध्रुव होता है, उसी के बाजू में होता है यहाँ पे एमएस मतलब चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। समझ में आ गया। तो पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के बाजू में कौन सा ध्रुव होता है? चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव होता है। वैसे ही भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव के बाजू में क्या होता है? चुंबकीय उत्तरी ध्रुव होता है। इतना समझ में आ गया। अब इनसे जो अक्ष पास होगा उसको बोलेंगे क्या? चुंबकीय अक्ष। तो ये जो अक्ष होता है वो कहलाता है क्या? चुंबकीय अक्ष कहलाता है। इसको मैं पूरे लाइन से बनाता हूँ ऐसा, चुंबकीय अक्ष, मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पे एमएस क्या हो गया? एमएस हो गया चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। ठीक है। और एमएन क्या है? चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। इतना क्लियर हो गया। ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव और भौगोलिक उत्तरी ध्रुव से जो भी अक्ष पास होती है या होकर गुजरती है उसको बोलते हैं भौगोलिक अक्ष। चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव और चुंबकीय उत्तरी ध्रुव से जो अक्ष होकर गुजरते हैं उसको बोलते हैं चुंबकीय अक्ष बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया। तो याद रखिएगा, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के बाजू में जो मिलता है वो क्या है? चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव है। ये नहीं कि चुंबकीय उत्तरी ध्रुव मिलेगा इसके बाजू में, तो इसको ध्यान रखें, यहाँ पे गलती करते हैं। तो भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के बाजू में क्या होता है? चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव होता है, और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव के बाजू में क्या होता है? चुंबकीय उत्तरी ध्रुव होता है। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, इस भौगोलिक अक्ष के लंबवत जो अक्ष होकर गुजरती है वो कहलाती है इक्वेटर। क्या कहलाती है? इक्वेटर होती है। ठीक है। वैसे ही चुंबकीय अक्ष के लंबवत जो अक्ष होगी वो कहलाएगी क्या? मैग्नेटिक इक्वेटर। तो ये इक्वेटर हो गया, ये क्या हो गया हमारा? मैग्नेटिक इक्वेटर हो गया। इतना क्लियर हो गया। ठीक है। अब इसमें बात आती है दो पॉइंट की। ठीक है। पहला पॉइंट है भौगोलिक यामोत्तर, भौगोलिक यामोत्तर, और दूसरा पॉइंट है चुंबकीय यामोत्तर, चुंबकीय यामोत्तर। तो भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर क्या होता है? जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है? तो इसके बारे में अपने को अभी जानना है। ठीक है। तो भौगोलिक अक्ष के परितः जो तल होता है, मतलब भौगोलिक अक्ष, इसको काट देते हैं अपन इस तरीके से, तो उसका जो तल बनेगा यहाँ पे ऊर्ध्वाधर तल, उसको अपन क्या बोलेंगे? भौगोलिक यामोत्तर। तो भौगोलिक अक्ष के परितः ऊर्ध्वाधर तल, ऊर्ध्वाधर तल क्या कहलाता है? भौगोलिक यामोत्तर कहलाता है। तो जैसे मैं यहाँ से कट कर देता हूँ इसको, तो इसमें जो तल बनेगा ऊर्ध्वाधर तल, उस तल को अपन क्या बोलेंगे? भौगोलिक यामोत्तर। चुंबकीय यामोत्तर क्या होता है? चुंबकीय अक्ष के परितः जो तल होता है, चुंबकीय अक्ष के परितः ऊर्ध्वाधर जो तल होता है, ऊर्ध्वाधर
जो तल होता है उस तल को बोला जाता है चुंबकीय यामोत्तर मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, तो इसमें जो तल है इस तरह कट करेंगे तो ऐसा तल बनेगा, तो ये जो तल है वो क्या कहलाएगा, चुंबकीय यामोत्तर कहलाएगा। समझ में आ गया। तो ये था भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर। इतना क्लियर हो गया। तो ये था पृथ्वी के चुंबकत्व के बारे में, है ना। ठीक है, अब आगे जो पढ़ेंगे वो इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स पढ़ेंगे कि चुंबकीय भू चुंबकत्व में कौन कौन से पॉइंट्स अपने को क्लियर करना, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। इसमें जो पॉइंट्स है उसके बारे में वहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, चुंबकीय इक्वेटर जो होता है, यहाँ पे अगर आप चुंबकीय सुई को रख देते हो, यहाँ पे अगर चुंबकीय सुई को रख देते हो तो ये उत्तर दक्षिण दिशा में जाकर नहीं ठहरता। क्यों नहीं ठहरता? क्योंकि कुल तीव्रता का मान यहाँ पे क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। याद रखिएगा, यहाँ पे कुल तीव्रता का मान क्या होता है, शून्य हो जाता है। इसलिए ये यहाँ पे अगर चुंबकीय सुई को रखोगे तो वो उत्तर दक्षिण दिशा में जाकर नहीं ठहरता। इतना क्लियर हो गया। तो एक इसमें होता है, मैग्नेटिक इक्वेटर में होता है। इतना समझ में आ गया। तो ये था हमारा टॉपिक, कौन सा, भू चुंबकत्व का बेसिक पार्ट। इतना क्लियर हुआ सबको। चलिए, भू चुंबकत्व में सबसे 3 महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। इन तीनों पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो दीप्कात का कोण, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या होता है, भौगोलिक यामोत्तर, भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर, और चुंबकीय यामोत्तर, यामोत्तर किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर जो कोण बनाते हैं, किसी बिंदु पर जो कोण बनाते हैं उस कोण को ही क्या बोला जाता है, दिक्पात का कोण बोला जाता है। समझ में आ गया। तो भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर किसी बिंदु पर जो कोण बनाएंगे उस कोण को बोलते हैं दीप्कात का कोण, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ठीक है, मतलब जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन किसी पॉइंट पे जो कोण मैट करते हैं उस कोण को ही अपन क्या बोलते हैं, उस एंगल को ही क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बोलते हैं। समझ में आ गया। अब देखिए कैसे, तो जैसे मान लो मैं लेके चलता हूँ GN, जियोग्राफिकल नॉर्थ, और ये हो गया क्या, मैग्नेटिक नॉर्थ, मतलब भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव हो गया। ठीक है, अब इसका मेरिडियन बना लो, मतलब याम्योत्तर, तो ये हो गया इसका याम्योत्तर, इस तरीके से, है ना। अब इसका याम्योत्तर आपको बनाना है, जैसे मैंने इसका याम्योत्तर बना लिया, तो ऐसे तिरछा बना लो इसको, थोड़ा समझ में आसानी होगा, इस तरीके से। तो ये हो गया भौगोलिक यामोत्तर। वैसे इसका भी क्या होगा, एक यामोत्तर होगा, तो ये मैंने बना लिया चुंबकीय यामोत्तर। ठीक है, तो ये भौगोलिक, जैसे लैपटॉप रहता है ना ऐसे इस तरीके से। ठीक है, तो सेम वैसे ही अपन लेके चलते हैं। तो ये हो गया भौगोलिक यामोत्तर का, और ये हो गया चुंबकीय यामोत्तर। तो भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर, इन दोनों के बीच जो कोण होगा, इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा उस कोण को ही अपन क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दीप्कात का कोण। तो यहाँ पे जो कोण होगा थीटा, वो कौन सा कोण कहलाएगा, दीप्कात का कोण कहलाएगा। तो समझ में आ गया। तो भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर, तल होता है अलग अलग, तो भौगोलिक यामोत्तर एक तल हो गया, चुंबकीय यामोत्तर एक तल हो गया। दोनों तलों के बीच जो कोण बनेगा किसी बिंदु पर, तो इस बिंदु पे ये क्या बना रहा है, कोण बना रहा है, तो उस कोण को अपन क्या बोलेंगे, दीप्कात का कोण, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं नमन कोण, एंगल ऑफ डिप। इसको थीटा से प्रदर्शित करता हूँ मैं, और इसको अपन लेके चलते हैं डेल से। कुछ बुक्स में अल्फा दिया रहता है, अल्फा ले सकते हो, थीटा ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं इसको थीटा लेके चलता हूँ, इसको क्या लेके चलता हूँ, डेल लेके चलता हूँ। अब देखिए ये क्या होता है, नमन कोण क्या होता है। तो नमन कोण के लिए ध्यान से समझिए डायग्राम। मान लो मैंने एक चुंबकीय सुई को लटका दी, तो लटकाने के बाद वो कहाँ जाके ठहरता है भाई, उत्तर और दक्षिण दिशा में। तो ये साउथ पोल हो गया, नॉर्थ पोल हो गया। तो जब ये उत्तर दक्षिण दिशा में होगा, मतलब पृथ्वी की उत्तरी ध्रुव कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी। तो इसकी जो तीव्रता होगी, कुल परिणामी तीव्रता, वो मान लो कितनी है, आई। इसको थोड़ा सीधा बनाइएगा आप लोग। तो ये कितनी मान लो आई है, तीव्रता कितनी इसकी, आई है। अब इस तीव्रता के 2 घटक होंगे, पहला होगा क्षैतिज घटक और दूसरा होगा क्या, ऊर्ध्वाधर घटक। ऊर्ध्वाधर को V से लेते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। समझ में आ गया। तो इसकी जो परिभाषा है वो बोलती है नमन कोण का, पृथ्वी की कुल तीव्रता, पृथ्वी की कुल तीव्रता, मतलब किसकी बात कर रहा है, आई की बात कर रहा है। तो पृथ्वी की कुल तीव्रता आई चुंबकीय यामोत्तर में, चुंबकीय यामोत्तर में, यामोत्तर में, यामोत्तर में क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक H के साथ जो कोण बनाती है, H के साथ जो कोण बनाती है उस कोण को ही क्या बोला जाता है, नमन कोण। तो देखिए
कुल तीव्रता हो गई I, क्षैतिज घटक हो गया H, इसके साथ जो कोण बनाएगी इस कोण को ही अपन क्या बोलेंगे, नमन कोण। समझ में आ गया। तो यहाँ पे S है, ये N है, तो S होगा तो यहाँ पे N होगा, तो इस तरीके से दोनों में क्या होगा, आकर्षण बना रहेगा N और S के बीच, है ना। ये पृथ्वी का क्या है, उत्तरी ध्रुव है, इधर कहीं पे क्या होगा, पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव होगा। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ से क्या बनेगा, एक तीव्रता बनेगी। तो इस तीव्रता का मान कितना लेके चल रहा है, I लेके चल रहा है। तो ये I के दो घटक होंगे H और V। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम चाहेंगे तो H जो होता है वो क्या होता है, पृथ्वी की तीव्रता का कौन सा घटक होता है, क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक। V जो होता है वो क्या होती है, ऊर्ध्वाधर घटक। किसकी, पृथ्वी की तीव्रता की कौन सी घटक होती है, ऊर्ध्वाधर घटक होती है। और तीसरा जो I होता है वो क्या होता है, कुल तीव्रता होती है, परिणामी तीव्रता होती है, कुल तीव्रता होती है। समझ में आ गया। अब इसमें देखिए, इसी से अपन क्या निकालेंगे, I, H और V में क्या निकालेंगे, संबंध निकालेंगे। सबसे पहले देखिए, ये I का कौन सा घटक है, क्षैतिज घटक। तो जो H का मान होगा, ये कोण बना रहा है तो इसको अपन लेंगे I cos डेल। तो ये वाला अगर I cos डेल हो गया तो उसका ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो जाएगा, I sin डेल। ट्रिग्नोमेट्रिक से, है ना, त्रिकोणमिति से निकाल लिया इसको। तो ये जो I है, मतलब H जो होगा वो I का cos डेल कंपोनेंट होगा, घटक होगा, और V जो है I का कौन सा घटक होगा, sin डेल घटक होगा। समझ में आ गया। तो यहाँ से अपने पास आ गया V का जो मान आया वो क्या आया, I sin डेल आ गया, और H का जो मान आया वो क्या आ गया, I cos डेल। अब यहाँ से दो पॉइंट निकाल सकते हैं, कैसे, तो इसको मैं अगर समीकरण 1 लेता हूँ, इसको मैं समीकरण 2 लेता हूँ, तो इसमें दो चीज़ करेंगे अपन। क्या करेंगे, दोनों को पहले क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड मतलब दोनों में भाग दे देंगे एक दूसरे का। दूसरा चीज़, दोनों को क्या करेंगे, स्क्वायर। स्क्वायर मतलब होता है वर्ग करके क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे। दो चीज़ करना अपने को, एक में दोनों को डिवाइड करना है, दूसरे में क्या करना है, दोनों को वर्ग करके क्या करना है, जोड़ना है। तो चलिए डिवाइड करते तो क्या हो जाएगा, ये V/H I sin डेल अपॉन I cos डेल, I कैंसिल। तो यहाँ पे आ गया साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan डेल इज इक्व टू V/H। तो ये दोनों में संबंध आ गया, दोनों में क्या आ गया, संबंध आ गया। इसको ध्यान रखेंगे। तो VH और डेल में क्या संबंध है, tan डेल इज इक्व टू V/H। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ गया। आगे देखिए, स्क्वायर करके दोनों को ऐड करते हैं। इसको स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा I स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल, इसको स्क्वायर करेंगे तो I स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल। I को कॉमन ले लिया, दोनों को क्या कर दिए, जोड़ दिए, बराबर। इसको भी जोड़ना है, स्क्वायर कर दो दोनों का, H स्क्वायर हो गया, V स्क्वायर हो गया, जोड़ दिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से I के वर्ग का मान आ गया H का वर्ग प्लस V का वर्ग। तो यहाँ से I निकाल सकते हैं H का वर्ग प्लस V का वर्ग। तो यहाँ से आपका न्यूमेरिकल बनेगा, वो क्या करेगा, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक का मान दे दिया, बोलेगा I का मान निकालो, या क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक का मान दे दिया, बोलेगा नमन कोण निकालो कितना होता है। तो अपन इस फार्मूले के थ्रू, इन दोनों फार्मूले के थ्रू न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं। इससे बाहर का कोई फार्मूला नहीं बनेगा। इस टॉपिक से जो मैं बता रहा हूँ, डेफिनेटली इसी फार्मूले से ही क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पे बनेगा। तो आपको ये दिमाग में रखना है। एक और स्पेशल पॉइंट है नमन कोण के रिलेटेड। किससे, नमन कोण से। तो नमन कोण जो होता है, नमन कोण जो होता है, इक्वेटर पे इसका जो मान होता है नमन कोण का कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री, है ना भाई। इक्वेटर पे आ जाएंगे तो इक्वेटर मतलब क्षैतिज हो गया, तो क्षैतिज पे कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री हो जाएगा। और वही चीज़ पोल पे बात करते हैं। पोल मतलब किस पे, पोल पे डेल इज इक्वल टू 0 लिख लीजिएगा। पोल मतलब ध्रुव पे, तो ध्रुव पे ये कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो इससे क्या समझ में आया, जो नमन कोण होता है वो किस किस कोण के बीच होता है, 0 से 90 अंश के बीच का होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, नमन कोण का मान इक्वेटर पे कितना होता है, कितना होता है, 0 डिग्री होता है। पोल मतलब ध्रुव पे कितना होता है, तो कितना होता है, 90 अंश का होता है। तो इसको भी पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन सकते हैं। एसीएफ के आपके सिलेबस में एक छोटा सा पार्ट है मैग्नेटिक स्टॉर्म का, जिसको बोलते हैं चुंबकीय तूफान। तो ये चुंबकीय तूफान क्या होता है, इसका एक छोटा सा थ्योरी पार्ट दिया हुआ है, उसको अपन समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, चुंबकीय तूफान क्या होता है। सूर्य में बड़े पैमाने में क्या होता है, विस्फोट होते हैं। हमारा जो सूर्य होता है उसमें क्या होता है, बड़े पैमाने में क्या होता है, विस्फोट होते रहते हैं, ठीक है। उस विस्फोट के कारण कुछ हिस्से चमकीले प्रकाश के साथ उत्सर्जन करते हैं। समझ में आ गया। तो कुछ हिस्से ले क्या करते हैं, उसका कुछ हिस्सा जो होता है, कुछ पार्ट जो होता है वो क्या करता है, चमकीले प्रकाश के साथ ऊर्जा का कंटिन्यूसली क्या करता है, उत्सर्जन करते रहता है। और उसी ऊर्जा में एक ऊर्जा होती है चुंबकीय ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा होती है, चुंबकीय ऊर्जा। इतनी क्लियर है। ये ऊर्जाएं पूरे ब्रह्मांड में क्या होती है, फैल जाती है। ये ऊर्जाएं पूरी ब्रह्मांड में क्या होती है, सभी तरफ क्या होती है, फैल जाती है। और फैलने के कारण यहाँ बोल सकते हो कि नाभिकीय किरण होने के कारण वो क्या होती है, खतरनाक भी लगती है। तो चुंबकीय ऊर्जा के साथ साथ उसमें जो किरण होती है कौन से रूप में होती है, नाभिकीय रूप में होती है।
है ना, न्यूक्लियर फॉर्म में होती है, न्यूक्लियर रेडिएशन के फॉर्म में होती है। तो नाभिकीय किरण के फॉर्म में होने के कारण वो क्या होती है, काफ़ी खतरनाक होती है, और अगर काफ़ी खतरनाक होगी तो हमारे लिए क्या होगी, वो हार्मफुल होगी। तो ये जो किरण होती है इसको रोकने का काम, इस हार्मफुल किरण को, जो हार्मफुल रेडिएशन है उसको रोकने का काम कौन करती है, पृथ्वी का चुंबकत्व, मतलब चुंबकीय क्षेत्र क्या करती है, उसको रोकने का काम करती है। मतलब हम तक आने से पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्या करती है, उसको बचाती है। ठीक है, इन किरणों को रोकने का काम कौन करती है, रोक कर हमारी रक्षा कौन करती है, पृथ्वी का चुंबकत्व, मतलब पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इन किरणों को रोक कर क्या करती है, हमारे लिए रक्षा करती है। समझ में आ गया, इन सब किरणों को वो क्या कर देती है, रोक देती है। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए, अब ये किरण, पृथ्वी का भी चुंबकीय क्षेत्र का एक अपना लिमिट है ना, एक लिमिट तक ही वो क्या कर पाएगी, रोक पाएगी, लेकिन उसका प्रभाव अगर बहुत ज़्यादा रहेगा तो रोक पाएगी क्या, नहीं पाएगी। तो इन किरणों का प्रभाव अधिक होने के कारण असर किस पे करता है, पृथ्वी पड़ता है। अब पृथ्वी पे असर पड़ेगा तो उससे क्या नुकसान होगा, तो सैटेलाइट काम करना बंद कर देंगे, सैटेलाइट पे प्रभाव पड़ता है, सैटेलाइट काम करना बंद कर देता है, सैटेलाइट पे बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये सब हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है। मतलब जो चुंबकीय तूफान होता है वो, उसका प्रभाव अगर अधिक होगा तो पृथ्वी पर उसके क्या पड़ेंगे, बहुत सारे असर दिखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रभाव होता है, ये जो पूरा प्रक्रिया है, इसी को बोला जाता है क्या, चुंबकीय तूफान। समझ में आ गया। तो ये जो प्रक्रिया जो होती है पूरी तरीके से, इस प्रक्रिया को या इस होने वाले नुकसान को, या बोल सकते हो ये प्रभाव जो होता है, उस प्रभाव को ही क्या बोला जाता है, चुंबकीय तूफान बोला जाता है। समझ में आ गया, इतना क्लियर हुआ। चलिए, इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स पॉइंट्स देखते हैं। पृथ्वी के किसी स्थान पर उसकी तीव्रता का क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटक क्रमशः 4 × 10⁵ क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल h दिया हुआ है 4 × 10⁻⁻5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, और इसी का ऊर्ध्वाधर घटक क्या दिया हुआ है, मतलब v का मान क्या दिया हुआ है, 3 × 10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये अपने को दिया हुआ है। नमन कोण तथा कुल तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। तो डेल का मान निकालना है और कुल तीव्रता आई का मान निकालना है, ये अपने को दिया हुआ है। तो सबसे पहले नमन कोण निकालते हैं। नमन कोण का सूत्र होता है 10 डेल = v/, क्या होता है, h होता है। तो 10 डेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, v मतलब वर्टिकल कंपोनेंट कितना दिया है, 3 × 10⁻⁻5, h मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब क्षैतिज घटक कितना दिया है, 4 × 10⁻⁻5 दी हुई। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 3/4 को लिख सकते हैं 0.75। तो यहाँ डेल का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, tan 1 0.75। तो ये हमारा किसका मान हो गया, नमन कोण का मान हो गया। इसको नति कोण भी बोलते हैं, नमन कोण का मान। ठीक है, अब आगे देखते हैं कुल तीव्रता का। तो कुल तीव्रता का सूत्र हमें पता है, I = √h² प्लस क्या होता है, v² होता है। तो चलिए h² करते हैं, तो 4 × 10⁻⁻5 का वर्ग, v² करते हैं 3 × 10⁻⁻5 का वर्ग। तो ये कितना हो जाएगा, 4 4 = 16, 10⁻⁻10, 3 3 = 9 × 10⁻⁻10, है ना। अब यहाँ से निकल जाएगा 16 + 9 और बाहर निकल गया 10⁻⁻10। 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25, 25 × 10⁻⁻10, और इसको लिख सकते हैं क्या, 5 × 10⁻⁻5 का स्क्वायर कैंसिल हो गया अंडर रूट के साथ। तो क्या बचा, 5 × 10⁻⁻5 इंटेंसिटी है, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट वाला, tan 1 0.75 नमन कोण का मान, और 5 × 10⁻⁻5 क्या है आपका, किसका मान है, कुल तीव्रता का मान है। समझ में आया। चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक मतलब h का मान दिया हुआ है कितना, 0.4 × 10⁻⁻4 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये अपने को दिया है। नमन कोण का मान भी साथ में दिया है, कितने अंश का, 30 अंश का। आपको ऊर्ध्वाधर घटक निकालना है और साथ में क्या निकालना है, आई का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला, h का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, आई कॉस डेल के बराबर होता है, और v का मान जो होता है वो किसके बराबर होता है, आई साइन डेल के बराबर होता है। इतना क्लियर हुआ। तो सबसे पहले देखिए मेरे को अगर h निकालना है ना, h दिया है, डेल दिया, तो यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ मैं, आई निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले क्या निकाल लूँगा मैं, आई निकाल लूँगा। तो आई कैसे निकालूंगा, तो यहाँ पे आई का मान हो जाएगा h/cos डेल होगा, h/ क्या हो जाएगा, cos डेल हो जाएगा। अब देखिए h का मान क्या दिया है यहाँ पे, 0.4 × 10⁻⁻4, और cos डेल मतलब cos कितना हो गया, 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री कितना होता है, √3 क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ से √3 क्या कर दूंगा मैं, 2 कर दूंगा। ठीक है, तो √3/2 करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा अपॉन √3। तो 0.8 में जब मैं 1.732 का डिवाइड करूँगा
तो कितना आ जाएगा, इसका जो मान आएगा वो आएगा 0.46 इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगी, -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये 0.4 इंटू 0.8 हो गया, और 0.8 अपॉन हो जाएगा 1.732। तो जब मैं उसको सॉल्व करूंगा तो आएगा 0.46 इंटू 10 की पावर -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये किसका मान आ गया, आई का मान। ठीक है, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ी अपने को। अब मेरे को क्या निकालना है, आई का मान तो निकल गया ये, है ना। वी निकालना है, तो वी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास फॉर्मूला है टेंडल इज इक्व टू वी अपॉन एच, मैंने पढ़ाया है। तो वी इज इक्व टू क्या हो जाएगा, एच टेंडल, होगा ना। ठीक, अब एच की वैल्यू देखिए क्या आई है, या तो यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हो, ये वैल्यू रख के भी निकाल सकते हो, आप आपके ऊपर है। यहाँ से भी निकाल सकते हो, चाहो तो यहाँ से भी निकाल सकते हो, आप जो मेथड लगाना चाहो लगा सकते हो। अब एच का मान कितना दिया है हमारे पास, देखिए 0.4 इंटू 10 की पावर -4, और टेंडल कितना हो गया, 10 30 डिग्री। 10 30 क्या होती है, 1/√3 होती है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.4 इंटू 10 की पावर -4, और 0 पॉइंट क्या हो गया, इसकी वैल्यू 1/√3 हो गई, तो नीचे क्या आ जाएगा √3, तो 1.732 हो गया। तो यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो इसका जस्ट हाफ हो जाएगा ये, है ना। तो भाई देखो ना, यहाँ पे 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई था इसमें 2 का मल्टीप्लाई नहीं है, तो इसका हाफ, तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 23 इंटू 10 की पावर -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये किसका आंसर आ गया आपका, वी का। तो ये था क्या आपका नेट चुंबकीय क्षेत्र था, ये नेट आई, और वी क्या है आपका ऊर्ध्वाधर घटक है। इतना समझ में आया। उम्मीद है आप लोग को आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज हमने चुंबकत्व भाग 3 का पार्ट क्या किया है, कंप्लीट किया है। और अभी तक आपने देखा होगा मेरा जो टॉपिक है वो कैसा चल रहा है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस चल रहा है। तो अभी तक अपन जो कंप्लीट किए हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 85 to 90% आपका सिलेबस पूरी तरीके से क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इसमें जो बीच बीच के टॉपिक्स, एक दो छोटे टॉपिक्स वो छूटे हुए हैं, तो अपन आगे के लेक्चर्स में उसको क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। जो टॉपिक आपका बचा हुआ है उनको अपन कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए मेरे वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।